हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और शानदार टॉपिक लेके आया हूं। इसमें गोल्डन पॉइंट में लेके आया हूं आपके लिए एमएसएन पार्ट से। ये एमएसएन पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो इम्पोर्टेंट गोल्डन पॉइंट है उन्हीं को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो आज की क्लास में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट, वर्टिगो इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेशन ऑफ मीनियर्स डिजीज। दोस्तों, ये मीनियर्स डिजीज की बात हो रही है। यहाँ पे जो मीनियर्स डिजीज है वो इनर ईयर की डिजीज है। इनर ईयर की डिजीज है। इस इनर ईयर की डिजीज में जो मीनियर्स डिजीज है इसके अंदर जो मैं मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की बात हो रही है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है वर्टिगो। वर्टिगो इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेशन ऑफ मीनियर्स डिजीज। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, लोड सोडियम इज द डाइट फॉर ए क्लाइंट विद मीनियस डिजीज। मीनियस डिजीज के अंदर किस प्रकार की डाइट यूज की जाती है, तो याद रखेंगे यहाँ पे लो सोडियम डाइट। सोडियम हम कम रखते हैं डाइट के अंदर। मीनियस डिजीज के अंदर हम सोडियम को कम रखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड पॉइंट इसका, रिस्क फॉर इंजरी टेक्स प्रायोरिटी फॉर ए क्लाइंट विद मीनियस डिजीज। अगर किसी पर्सन को मीनियस डिजीज है तो उसके अंदर प्रायोरिटी ऑफ एक्शन क्या रहेगा, नर्स का। तो नर्स का प्रायोरिटी ऑफ एक्शन रहेगा कि जो पेशेंट है उसको इंजरी से बचाना होगा उसको। तो रिस्क फॉर इंजरी इज टेक्स प्रायोरिटी फॉर ए क्लाइंट विद मीनियस डिजीज। यानी मीनियस डिजीज वाला जो कोई पर्सन है उसके अंदर इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो नर्सेज की प्रायोरिटी बनेगी यहाँ पे, क्योंकि उसको क्या करना है, इंजरी से प्रिवेंट करना है। ये इंजरी के चांसेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे पर्सन जो मीनियर्स वाला है उसके अंदर हमने देखा था उसके अंदर वर्टिगो के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वर्टिगो ज़्यादा रहेगा तो पेशेंट के फॉल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इरिटेट द आई विद, सॉरी, इरीगेट द आई। यहाँ पे इरिगेशन की बात की जा रही है। इरीगेट द आई विद स्टेराइल saline is the priority nursing intervention when the client has a foreign body protruding from the eye। चलिए, कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर किसी पर्सन की आई के अंदर गया है तो फॉरेन पार्टिकल्स में सबसे प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, इरिगेट करना पड़ेगा। इरिगेट द आई, किससे इरिगेट करेंगे, स्टेराइल सैलाइन से हम इसको इरिगेट करेंगे। स्टेराइल सैलाइन से हम इसको इरिगेट करेंगे। चलिए, स्टेराइल सैलाइन से हम इसको इरिगेट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब किसी पर्सन के आई में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल गया है, कोई डस्ट वगैरह गई है, केमिकल गया है, तो उस कंडीशन में पेशेंट की आई का इरिगेट करना पड़ेगा, यानी कि आई वॉश करनी पड़ेगी। किससे करेंगे हम आई वॉश, इसकी स्टेराइल सैलाइन से करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, सेलेनन टेस्ट असेसेस विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी के लिए या विजुअल एक्यूटी पता करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम क्या है, सेलेनन टेस्ट। सभी ने देखा होगा ये, जब हम आई के नंबर चेक कराने जाते हैं तो वहाँ पे सेलेन टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 6, क्लियर फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम द नोज ऑफ ए क्लाइंट हु हैड अ हेड ट्रॉमा 3 hours ago may indicate basilar skull fracture। यहाँ पे बात हो रही है क्लियर फ्लूइड ड्रेनेज, यानी कि क्लियर फ्लूइड ड्रेनेज हो रहा है नोज से। कहाँ से, नोज से। कौन से पर्सन के, ऐसा पर्सन जो हु हैड अ हेड ट्रॉमा, जिसको हेड ट्रॉमा हुआ है। कब हुआ है हेड ट्रॉमा, 3 hours ago, मतलब 3 घंटे पहले उसको हेड ट्रॉमा हुआ है, उसकी नोज से फ्लूइड ड्रेनेज हो रहा है। में इंडिकेट बेसिलार स्कल फ्रैक्चर, तो ये इंडिकेशन होगा कि उसके अंदर जो स्कल का टाइप है, स्कल का, सॉरी, स्कल फ्रैक्चर का जो टाइप है वो कौन सा टाइप है, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर वहाँ पे हुआ है। बेसिलार स्कल फ्रैक्चर होने की वजह से सीएसएफ ड्रेनेज हो रहा है उसकी नोज से, उसी की वजह से ये क्लियर फ्लूइड ड्रेनेज हो रहा है। क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 7 पॉइंट, अ क्लाइंट विद C6 इंजरी, सर्वाइकल 6 के अंदर इंजरी हुई है किसी क्लाइंट की, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, उस पर्सन में सिम्टम्स जो मिलेंगे क्वाड्रीप्लेजिया देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे पैरालिसिस देखने को मिलेगा, 4 एक्सट्रीमिटीज का, चारों एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रीप्लेजिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर 8 पॉइंट, फॉल आर द लीडिंग कॉज ऑफ इंजरी इन एल्डरली पीपल। चलिए, सबसे ज्यादा जो इंजरी का लीडिंग कॉज माना गया है, मेन कॉज माना गया है इंजरी का, किसके अंदर, एल्डरली पीपल के अंदर मेन कॉज है इंजरी का, तो वो क्या है, फॉल, मतलब उनका गिरना। जो एल्डरली पीपल होते हैं, इनकी एज ज़्यादा होती है, तो उनके अंदर इंजरी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, किसकी वजह से, फॉल होने की वजह से, गिरने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी इंटरवेंशन इज ट्रू प्रिवेंशन, प्राइमरी prevention is true prevention, example are immunization, weight control and smoking cessation। चलिए, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से हम अंदर देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, तो प्राइमरी प्रिवेंशन इज ट्रू प्रिवेंशन, इसी को बोलते हैं ट्रू प्रिवेंशन। यहाँ पे हम सबसे पहले प्रिवेंट कर लेते हैं किसी भी पर्सन को नेक्स्ट फ्यूचर प्रॉब्लम से। तो एग्जांपल क्या है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, अभी हम बचपन में हम किसी भी चाइल्ड का इम्यूनाइज कर रहे हैं, तो ये इम्यूनाइजेशन उसको नेक्स्ट जो उसके फ्यूचर में कोई बीमारी उसको हो सकती है, उससे प्रिवेंट करेगी ये भी। दूसरा, वेट कंट्रोल, प्राइमरी प्रिवेंशन में ही हम वेट कंट्रोल करते हैं और स्मोकिंग सीजेशन करते हैं। अगर वेट कंट्रोल करेंगे, स्मोकिंग सीजेशन कर लेंगे और इम्यूनाइजेशन कर लेंगे, तो आगे होने वाली बीमारियों से हम बच सकेंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर 10, सेकेंडरी प्रिवेंशन इज अर्ली डिटेक्शन। जो से अच्छा, प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने देखा था, वहाँ पे ट्रू प्रिवेंशन है वो, उसके अंदर इम्यूनाइजेशन, वेट कंट्रोल, स्मोकिंग सीजेशन कर रहे हैं। जबकि सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इज अर्ली डिटेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उसको अर्ली डिटेक्ट कर रहे हैं, उसको डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट भी चालू कर देते हैं, इसके अंदर स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके अंदर, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, कोई पर्सन ऐसा है जिसके हमको मालूम पड़ रहा है कि वो सस्पेक्टेड केस हो सकता है टीबी का, तो उसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं, पीपीडी टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं इस टेस्ट को, पीपीडी को मॉन्टेक्स टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है इसके अंदर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट है, किसी भी फीमेल के कार्सिनोमा को डिटेक्ट करने के लिए हम बीएससी पर मंथ करते हैं इसको। तो अगर उसको बीएससी करेंगे तो अर्ली डायग्नोसिस के अंदर ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, जो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, ये टेस्टिस के अंदर कोई भी कैंसरस कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। तो ये भी किसी भी डिजीज का क्या हो जाएगा, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा। एंड चेस्ट एक्सरे, अर्ली डायग्नोसिस के अंदर चेस्ट एक्सरे भी इंक्लूड होता है, यानी जितने भी टाइप के स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, डायग्नोसिस होंगे और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा, वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 11 पॉइंट, 11 पॉइंट, द टर्सरी प्रिवेंशन इज ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। चलिए, टर्म जो टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर बात की जा रही है, इसके अंदर ट्रीटमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे टर्सरी प्रिवेंशन में ट्रीटमेंट तो देते ही हैं, लेकिन ट्रीटमेंट जो देते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ना आए उसके लिए हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड होता है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं 12 पॉइंट, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, वाटर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट 13, मोस्ट न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर तो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और न्यूट्रिएंट मोस्टली कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं,
मोस्टली जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। हाँ जी, इसी के अंदर जैसे कि अमाइनो एसिड, कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, ये सभी आपके जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होता है इनका। जेजुनम के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? टर्मिनल इलियम के अंदर होता है। टर्मिनल इलियम के अंदर होता है। वैसे ही हम देखते हैं विटामिन बी 9 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? हाँ जी, विटामिन बी 9 का एब्जॉर्प्शन जेजुनम के अंदर होता है। बी 9 का एब्जॉर्प्शन जेजुनम के अंदर होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन, सॉरी, आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आयरन का एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में होता है। यानी कि जो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट होते हैं वो सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, व्हेन असेसिंग अ पेशेंट्स ईटिंग हैबिट द नर्स शुड आस्क व्हाट हैव यू ईटन इन द लास्ट आवर्स, लास्ट 24 आवर्स। यहाँ पे एक नर्स है, वो असेस कर रही है पेशेंट की ईटिंग हैबिट को। तो ईटिंग हैबिट को पता कर रही है कि नर्स, तो नर्स का यहाँ पे पेशेंट से पूछना होगा कि नर्स क्या पूछेगी वहाँ पे? नर्स पेशेंट से पूछेगी कि आपने लास्ट 24 आवर्स में क्या इनटेक किया है, क्या डाइट में लिया है। इससे उसकी ईटिंग आवर्स पता लग जाएंगी, ईटिंग हैबिट्स पता लग जाएंगी। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव यूथेंसिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ ज्यादा, यहाँ से अभी भी क्वेश्चन आए थे, देख रहे हैं वहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। एक्टिव यूथेंसिया इज एक्टिवली हेल्पिंग अ पर्सन टू डाई। यूथेंसिया मीन्स होता है डेलिबरेटिंग किलिंग। यूथेंसिया मीन्स डेलिबरेटिंग किलिंग। डेलिबरेटिंग किलिंग का मतलब होता है जानबूझकर मारना। डेलिबरेटिंग किलिंग, यूथेंसिया मतलब डेलिबरेटिंग किलिंग। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उसके अंदर पहला देख रहे हैं एक्टिव यूथेंसिया। एक्टिव यूथेंसिया का मतलब होता है इज एक्टिवली हेल्पिंग अ पर्सन टू डाई। किसी भी पर्सन को डेथ करने में, उसकी डेथ कराने के लिए हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव यूथांसिया। चलिए, दूसरा पॉइंट है इसी के अंदर, ब्रेन डेथ इज इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शन। चलिए, अगर एक बार पर्सन की ब्रेन डेथ हो जाती है तो इरिवर्सिबल होगा, किसके लिए? सीजेशन ऑफ, इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन। यानी कि जो ब्रेन फंक्शन है वो इरिवर्सिबली सीजेशन हो जाएंगे, यानी कि ये फिर से रिवर्स नहीं हो पाएंगे, फिर से ठीक नहीं हो पाएंगे वन टाइम ब्रेन डेथ होने के बाद। चलिए, दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, पैसिव यूथांसिया। ये अभी एस जी पी जी आई 2022 का क्वेश्चन है ये, पैसिव यूथांसिया। पैसिव यूथांसिया का मतलब क्या होता है? पैसिव यूथांसिया का मतलब होता है इज स्टॉपिंग द थेरेपी दैट्स सस्टेनिंग लाइफ। चलिए, इसके अंदर भी यूथेंसिया है तो मतलब डेलिबरेटिंग किलिंग करेंगे, लेकिन किलिंग कैसी होगी? ये स्टॉपिंग द थेरेपी दैट सस्टेनिंग लाइफ, यानी कि उस पर्सन की थेरेपी को क्या कर दो? स्टॉप कर दो, जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा था। जैसे कि अगर उसका ऑक्सीजन थेरेपी पे है तो उसकी ऑक्सीजन थेरेपी हटा दो, वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर सपोर्ट उसकी हटा दो। तो ऐसा करने से क्या होगा? पेशेंट की डेथ हो जाएगी। एक्टिव यूथेंसिया में हम एक्टिवली डेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन पैसिव के अंदर उसके हम जो सपोर्ट सिस्टम है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की क्या हो जाएगी? यहाँ पे डेथ हो जाएगी। उसको हम पैसिव यूथेंसिया के नाम से जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर 18, voluntary euthanasia is actively helping a patient to die at the patient's request। चलिए, वन टाइप और है इसका, वॉलेंट्री यूथेंसिया की बात की जा रही है यहाँ पे। वॉलेंट्री यूथेंसिया का मतलब क्या है? इज एक्टिवली हेल्पिंग अ पेशेंट टू डाई एट द पेशेंट्स रिक्वेस्ट। पेशेंट के रिक्वेस्ट करने पर हम क्या कर रहे हैं? उसकी, पेशेंट को किल कर रहे हैं।
पेशेंट के रिक्वेस्ट करने पर हम उसको किल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री यूथानासिया। तो इसके अंदर एक तो ये है एक्टिव यूथानासिया, दूसरा पैसिव यूथानासिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।